हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। मैथमेटिक्स वाले इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि संख्याओं को लिखने में नामकरण के जो सुव्यवस्थित नियम होते हैं उनको संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या नंबर सिस्टम में दार्शनिक नंबर सिस्टम यानी दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। यह दार्शनिक संख्या पद्धति भारत की देन है। जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे या अथवा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित मनोहरे की जब बुक पढ़ते हैं आप लोग, तो मनोहरे के बुक में जब उसका रीडिंग करेंगे आप लोग, संख्या पद्धति चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसका रीडिंग करते हैं, तो वहां पे एक लाइन आएगा कि दार्शनिक के अंतर्गत हम सभी को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, भिन्न संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अन्य प्रकार की जो संख्याएं हैं यानी संख्याओं के प्रकार जिसे हम कह सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों कि सबसे पहले ये जानेंगे कि दार्शनिक संख्या पद्धति में टोटल कितने संकेत होते हैं। तो दार्शनिक संख्या पद्धति में दार्शनिक डेसिमल नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, इस डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर जो अंक है वह टोटल अंक होते हैं 10। कितने हो गए? 10 अंक। वह 10 अंक कौन कौन से होते हैं? ये 10 अंक होते हैं। ये 10 अंक कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। संख्या पद्धति में जो डेसिमल नंबर सिस्टम है यानी दार्शनिक संख्या पद्धति, उस दार्शनिक संख्या पद्धति जो भारत की देन है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है यानी अंकों की कुल संख्याएं जो है वह 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। और 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 टोटल संख्याएं होती हैं और इन्हीं संख्याओं के बेसिस पे, ठीक है ना, इन्हीं संख्याओं के बेसिस पे हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला जो है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बच्चे? क्या होती है? वे संख्याएं जिनसे किसी भी वस्तु की काउंटिंग की जाती है या गिनती करते हैं। हम किसी भी वस्तु को काउंटिंग करते हैं तो जिस संख्या का प्रयोग हम करते हैं वह संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? काउंटिंग करते हो। 1, 2, 3, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट टोटल 20, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट 1, 2, 3 करके ऐसे काउंटिंग करते हो। नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स स्टूडेंट इक्वल टू कितना? 15। ठीक है ना। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी काउंट करोगे अपने क्लास का, तो स्टार्टिंग कहां से करोगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते हो। तो वह संख्याएं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए करते हैं, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या के बाद से दूसरी जो संख्या आती है वह होती है बच्चों पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 30 डॉट डॉट अप टू एन, ठीक है ना। यानी यह संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3। प्राकृतिक संख्या क्या बताए थे कि जो वस्तुओं को काउंटिंग या गिनती करने के लिए हम लोग करते हैं वो जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप ये बताओगे कि जब प्राकृतिक संख्याओं से पहले जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या में जीरो का आविष्कार अपने भारत देश में हुआ था और इसकी खोज आर्यभट्ट यानी जीरो का प्रचलन भारत में किया गया था और इसका खोजकर्ता आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट को माना जाता है। ये नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए रहेगा। इस प्रकार आप लोग को पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है ना। अब आपसे जब भी कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिससे हम किसी वस्तु की काउंटिंग करते हैं या गिनती करते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप अनंत तक गिन सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होती है तो पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं से पहले जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 तो जीरो के बाद से जो भी यहां से इधर की संख्या है वो अब क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये क्या है, जीरो। तो जब जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स हो जाता है, ठीक है ना, होल नंबर्स हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद से पूर्ण संख्याओं के बाद से अब हम लोग ने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में और भी संख्याएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना भाई। संख्या पद्धति हम लोग शुरू में क्या किया है, तो संख्याओं के लिखने और नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। तो जो संख्याएं लिखेंगे तो उस संख्याओं से संबंधित कुछ नियम होंगे, ठीक है ना, जिसका उससे संबंध होगा और उसी संबंध और उस नियम का जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वह हमारी संख्या पद्धति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का संबंध वस्तु को काउंटिंग करने के लिए यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से संबंध है। और इनका जो क्रमबद्ध नियम यह है कि काउंटिंग हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी एक में एक को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 यानी 1 के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर्स इसको बोला जाता है। इंटीजर्स यानी इंटीजर्स नंबर्स या इंटीजर्स बोले, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है ना, और संख्याओं का मतलब नंबर है। तो इंटीजर्स नंबर, अब इंटीजर्स नंबर्स में क्या होता है, तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। जैसे कि आप देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू n, ठीक है। यानी अनंत से अनंत तक की संख्या यानी 0 से पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या वे संख्या है जिन संख्या यानी जब पूर्ण संख्याओं में, ठीक है ना, जब देखिए यहां से यहां है क्या है, पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक
संख्या है। ये -1 -2 -3 -4 क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती हैं या सम्मिलित होती हैं तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग को ये चीज मैं एक बार और डिफाइन कर दूं कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। तो समझ लीजिए कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याएं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो क्या है प्राकृतिक संख्या है। जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक चिन्ह लग जाए, क्या चिन्ह लग जाए? इन ऋणात्मक चिन्ह जैसे कि -1 -2 यानी माइनस का चिन्ह जो है ये सम्मिलित हो जाता है, लग जाता है इनसे पहले। जब इसके लेफ्ट साइड में इन संख्याओं के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं के लेफ्ट साइड में जब ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्याओं में जब ऋणात्मक चिन्ह या माइनस का साइन जो संख्याओं के लेफ्ट साइड में लग जाता है तो वह संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और इन दोनों संख्याओं के मध्य में जीरो आ जाए, जैसे कि -3 -2 -1 और बीच में जीरो और उसके बाद 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, तो ये संख्याएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पूर्णांक। क्या हो जाती है? पूर्णांक हो जाती है। ठीक है ना, यानी पूर्णांक संख्याएं। आई बात समझ? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को समझ में आया होगा कि संख्या पद्धति में हमने अभी तक सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में पढ़ा ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे कि और कौन कौन सी संख्याएं संख्या पद्धति के अंतर्गत यानी दार्शनिक संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, दार्शनिक संख्या पद्धति में, ठीक है ना, दार्शनिक संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। 10 अंकों से अन्य प्रकार की संख्याएं बनाई जाती है, जैसे कि अन्य संख्याएं दार्शनिक संख्या पद्धति में नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 10। ठीक है ना, और इस दार्शनिक संख्या पद्धति का जो बेस होता है, आधार होता है, वह 10 होता है। और 10 जो आधार होता है वह उसके नंबर ऑफ डिजिट पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उस पद्धति का उतना ही आधार बनाया जाता है। इसका वीडियो मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ, आप लोग चाहे तो जाके उसको देख सकते हैं, इसको सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होती है, ठीक है ना, वो इस पूर्णांक संख्या में 2 संख्याएं होती हैं। कौन सी? एक होती है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्याएं ही होती है। ठीक है ना, जब इन प्राकृतिक यानी धनात्मक संख्याओं से पहले क्या होता है, यानी लेफ्ट साइड में माइनस का साइन आ जाता है तो वह क्या हो जाती है? ऋणात्मक संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इन संख्याओं का जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। आप चाहे पीछे वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि अभी मैं एक बार यहाँ जिक्र कर दूं, धनात्मक संख्या जैसे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू एन तक। और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? तो -1 -2 -3 -4 -5 -6
6 माइनस का 7, ठीक है ना। ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में, उसके बाद इसी के क्रम में हमने तीसरा जो जिक्र किया था शून्य संख्या, क्या किया था, शून्य, ठीक है ना। जो इन पूर्णांक संख्या जब लिखते हैं, जब नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मध्य में 0 को लिखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्य संख्या, यानी शून्य में एक ही संख्या होती है 0, ठीक है ना। और इसके बारे में मैं अभी बताया हूँ कि इसकी खोज भारत में आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। किसमें, भारत में आर्यभट्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला जो है वह होता है, चौथा जो है वो होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, यानी सम संख्या, देखिए सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या होती है, यानी 2 से भाग देने पर जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी शेषफल न बचे, तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। ये सभी संख्याएं अप टू n तक, यानी जो भी संख्याएं होंगी, ठीक है ना, जो भी संख्याएं होंगी, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी, क्योंकि यह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 2 से जब भाग दिया जाएगा तो वह यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित का मतलब शेषफल न बचे, शेषफल शून्य हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। आगे दूसरी जो संख्या होती है, ठीक है ना, विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या वह होती है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो। विषम संख्या क्या होती है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, 15, 70, 90, 21, 23, 25 अनंत, ठीक है ना। यानी वे संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। इसमें विषम संख्याएं यानी 2 से जब भी भाग दे, जैसे मान लीजिए 13 है, तो 13 से 2 से जब भाग देंगे तो 2 छक्के क्या होगा, 12, शेषफल क्या बच जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा। तो यह संख्या जो है वो क्या हो गई, विषम संख्या, क्या हो गई, विषम संख्या। आई बात समझ में। तो जब भी कोई भी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या लेंगे, विषम संख्याओं के अंतर्गत आने वाली कोई भी संख्या लेंगे, 2 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर। याद रखिएगा, जब भी किसी भी विषम संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। आगे जब क्लास 10th में जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में बताएगा, जो इसी से आधारित है, जहां पे ये पढ़ेंगे हम लोग भाजक से जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है। ये आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए 2 का जो 2 से रिमाइंडर हमेशा छोटा आएगा, और 2 से छोटा क्या है, 1 है, और 1 और क्या है, 0। तो 0 जब आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो वह क्या होगी, सम संख्या होगी। और जब रिमाइंडर 1 आएगा तो वह संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो इसमें शेषफल क्या आएगा, इसमें शेषफल 0 आएगा, और इसमें शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो जिसमें 1 आएगा वह संख्या विषम संख्या होगी, ठीक है ना। कोई भी संख्या उठाइए, यदि 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो वह संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। और शेषफल क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है,
विषम संख्या है। इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। आई होप सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया होगा। दूसरा इसके बाद से जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट छठा जो होता है वह होता है आपका भाज्य संख्या। आज इस लेक्चर, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। 2 नहीं, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 अन्य संख्याएं अनंत तक होती है, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने जब भाज्य संख्या के बारे में बताया तो भाज्य संख्याएं 4 से अनंत तक लिखते हैं, ठीक है ना। तो 4 से बाकी इससे पहले आने वाली संख्या 1, 2, 3 के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद जो संख्या इसमें से विलुप्त हो रही है, यानी 5, इन 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में से 7 और 8 और 9 के बीच में से क्या, देखिए 4 और 6, इससे पहले क्या गायब हो गया, 2 गायब हो गया, 3 गायब हो गया, 1 गायब हो गया, 2 गायब हो गया, 3, 6 और 8 में से 7 गायब, 8 और 9 में कुछ भी नहीं है, 9 के बाद से 10 आ गया, 8, 9, ठीक है ना। उसके बाद से 10 आ गया, 11 गायब हो गया, ठीक है। पुनः 11 के बाद से क्या आ गया, 12 आया लेकिन 13 नहीं आया, 14 छूट गया, यहाँ पे 14 भी रहता है, 14 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। 14 आया लेकिन 12 और 14 के बीच में 13 नहीं आया, ठीक है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं इन संख्याओं के बीच से कुछ कहीं कोई संख्या क्या है, विलुप्त है, यानी गायब हो गई है। तो वह संख्या, जो संख्या इसमें नहीं दिखाई दे रही हो, ठीक है ना, 1 को छोड़कर, किसको मैं बोल रहा हूं कि 1 को छोड़कर वह संख्या जो इस संख्या के यानी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत नहीं है, तो उन संख्याओं को छोड़कर जो अन्य संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या का जो डिफिनेशन दिया जाता है कि वह संख्या जिसके कम से कम, ध्यान सुनिएगा, वह संख्या जिसके कम से कम 2 भाजक हो, क्या हो, 2 भाजक हो, यानी 2 संख्याओं से भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। यानी 2 कम से कम 2 संख्या से ही करें, 2 से अधिक नहीं और 2 से कम भी नहीं, ठीक है ना। यानी सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 ही भाजक हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, अप टू n, यानी ये भी अनंत होती हैं, ठीक है ना। और इन संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ किससे भाग दे सकते हैं, तो 1 से, 1 से भाग सकते हैं या तो स्वयं से भाग देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसको 1 से या तो 3 से, इसको 1 से और नहीं तो 5 से। यानी कहने का मतलब जो संख्या है, दूसरे तरीके से सुन लीजिए डिफिनेशन को, देखिए आप डिफिनेशन रखिए ना, ठीक है ना, बस समझ लीजिए कि नंबर को देखिए, नंबर्स के जो नियम है उनको देखिए कि नंबर्स अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे उसी के आधार पे आपको डिफिनेशन बना लेने हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी जैसे पहले डिफिनेशन क्या बोला कि वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ही भाजक होते हैं, यानी 2 संख्याओं से ही क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, यानी भाग चला जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अथवा हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से और स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी भाग जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो 2 है
वह 1 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। 3 जो है 1 से और 3 से, और ये और किसी से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे 17 जो है वह 1 से और 17 से विभाज्य है और किसी अन्य से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये जो भाज्य संख्या है, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में हमने कहा कि जिसके 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक क्या हो भाजक हो, यानी 2 से अधिक अंकों से क्या किया जाए, भाग दे सके हम लोग, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने पहला अंक लिया 4, तो 4 को 1 से भी भाग दिया जा सकता है, 2 से भी भाग दिया जा सकता है और 4 से। तो देखिए 1 2 3 यानी 3 डिजिट जो है, यानी 3 अंक ऐसे हैं जिससे इसको भाग देने पर शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से, 1 हो गए, 2 हो गया और स्वयं फैक्टर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 को देखेंगे तो क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और स्वयं 9 हो गया, ठीक है ना। 6 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 को देखेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 और स्वयं 6, यानी यहाँ पे 4 फैक्टर आ गए। यानी 4 संख्या, यानी 1 से भी भाग दिया जा सकता है, 2 से भी दिया जा सकता है, 3 से भी दिया जा सकता है और 6 से भी, पूर्णतः ये क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो जिन संख्याओं के, यानी जिस संख्याओं के फैक्टर यानी भाजक जो है वह 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या। तो 7 नंबर जो था अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके केवल सिर्फ 2 भाजक हो, कितने हो, 2 भाजक हो, कौन कौन, 1 और वह संख्या स्वयं हो, 1 और संख्या स्वयं संख्या ही हो, ठीक है ना। तो वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। आई होप बच्चों ये सबको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे समझने नहीं आया। अगर जो आप चाहो तो दोबारा इस वीडियो को क्या कीजिए, बैक जाइए और उसको पुनः देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परिभाषा आप लोग रटने की कोशिश ना कीजिए। मैथ रटने वाली चीज नहीं होती है, मैथ समझने वाली है चीज, समझने वाली होती है। मैथ को समझिए, संख्याएं ही अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। संख्याओं के बारे में आप लोग जान जाएंगे तो मैथ आप लोगों के लिए भी इजी होने लगेगा, ठीक है ना। तो रटने की कोशिश मत कीजिए, कोई इतिहास का सन नहीं है जिसमें हमने रट के याद कर लिया कि ये सन में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। आई होप आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बाद से तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य और अभाज्य संख्या जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो जिस संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, जैसे कि 2 3 और 5, ठीक है, और 70, यानी इसके भी 2 फैक्टर 1 और 2, इसके भी 2 फैक्टर 1 और 3, इसके भी 1 और 5, 1 और 70, यानी स्वयं वो संख्या हो रही थी या तो 1 हो रहा था। यानी जिन संख्याओं, जो संख्याएं स्वयं से और 1 से विभाजित हो रही थी, स्वयं से 1 से, स्वयं से और 1 से, स्वयं से और 1 से क्या हो रही थी, विभाजित, भाग देने पर, ठीक है ना, वह संख्याओं का जो शेषफल था वह 0 प्राप्त हुआ था। तो इन संख्याओं का हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको अभाज्य संख्या, क्या पढ़ा था हमने, अभाज्य संख्या पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार भाज्य संख्या में जैसे कि 4 6 8 9
ठीक है, ये संख्याओं में देखा 1 2 और 4, 1 2 3, यानी 1 से भी भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता, और 4 से भी भाग देने पर क्या होता, शेषफल 0 प्राप्त होता। यानी इस प्रकार हम लोग देखे कि जिस संख्याओं के, ठीक है ना, 1 2 4 8, एक से अधिक फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी दो से अधिक क्या निकल के आ रहा है, भाजक निकल के आ रहे हैं, तो उन संख्याओं को हमने क्या कहा दिया था, भाज्य संख्या। क्या कहा था हमने, भाज्य संख्या कहा था, ठीक है ना। लेकिन हमने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे कि 2 3 5 7 ऐसे करके आ गया, वो अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद से भाज्य संख्या में 4 6 8 9 बच गया क्या, 1 जो था 1 न तो इसमें आया और न ही इसमें आया, ठीक है ना। तो 1 के बारे में कह सकते हैं न 1 न तो भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या, ठीक है। तो बात आती है कि 1 आखिर में ऐसा क्यों, 1 को न तो भाज्य संख्या कहा गया और न ही अभाज्य संख्या कहा गया। तो एक बार आप बच्चों उसके जो नियम है, ठीक है ना, इस भाज्य अभाज्य संख्या और इस भाज्य संख्या का जो नियम है उस नियम पर गौर कीजिए। नियम अभाज्य संख्या का नियम क्या कहता है कि जिसके 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, क्या हो, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वह क्या होता है, अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वह होता है भाज्य संख्या। और 1 तो सिर्फ 1 से ही विभाजित है, यानी केवल और केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो ना ये इसमें आया और ना ही ये इसमें आया। इसमें कहा गया कम से कम 2 फैक्टर हो तो अभाज्य है, इसमें कहा गया कि 2 से अधिक फैक्टर हो तो भाज्य है। लेकिन 1 का तो ना तो भाज्य संख्या है, एक के अलावा कोई किसी भाज्य संख्या है ही नहीं, तो इसलिए इसको न तो भाज्य संख्या कहा जाता है और न ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। यह एक सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या है। 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, या एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। 1 के बारे में हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि 1 एक प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या ही है, ठीक है ना। यानी 1 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या है, लेकिन 1 भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन में आपसे कह दे, जैसे दे दे क्वेश्चन दे दे कि 1 एक भाज्य संख्या है, तो गलत। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। 1 एक विषम संख्या है, तो ये सही, ठीक है ना, क्योंकि 1 क्या है, विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या भी, ठीक है ना। तो 1 के बारे में ये जानना जरूरी था, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग चलते हैं को प्राइम नंबर्स। आपने सुना होगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कोई संख्या न हो, एक ऐसी संख्या, ठीक है, एक ऐसी 2 या अधिक संख्याएं, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी 2 या, सबसे पहले बात आती है कि को प्राइम नंबर्स यानी सअभाज्य संख्या। आपसे कोई पूछे कि सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है ना, यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बारे में कोई आपसे जब जिक्र करे, ठीक है, को प्राइम नंबर्स
क्या होता है, तो आपको देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी संख्याएं पढ़ा, ठीक है ना, जो भी संख्या हम लोगों ने अभी पढ़ा, चाहे वो संख्या पद्धति के बारे में हो, दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में हो, या प्राकृतिक संख्या के बारे में हो, या पूर्ण संख्या के बारे में हो, या पूर्णांक संख्या के बारे में हो, या सम संख्या या विषम संख्या या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, या अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सअभाज्य संख्या, इन सभी का डिफिनीशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सभी का डिफिनीशन भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, एक नोट्स के रूप में याद रखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को मैं बताया हूं कि नोट्स बनाइए, अवश्य बनाइए, लेकिन डिफिनीशन जो है मैथ्स के डिफिनीशन को आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। रटने से कुछ नहीं होने वाला है, समझना बेहद जरूरी है। आप धैर्य के साथ मेरे इस चैनल के सारे वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपको एक क्लास की अनुभूति होगी और सभी चीजें आपको समझ में आएगा, जैसे ऑफलाइन क्लास में आपको समझ में आती है, ठीक है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, यदि मेरे वीडियो को धैर्य के साथ देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत नहीं होगी और सभी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक वन के अतिरिक्त दो या अधिक प्राकृतिक संख्या में वन के अतिरिक्त, किसके, वन के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वह क्या कहलाती है, वह संख्या सअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझे, ठीक है ना, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 3, ठीक है, उसके बाद से 5 9 11, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 9 और 11, ठीक है। इसके अलावा 16 21 और 65 इत्यादि, ठीक है। इत्यादि संख्याएं जो है वह क्या है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 9 और 11। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं 5 और 11, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी अब सअभाज्य संख्या है, क्या है, सअभाज्य संख्या। अब इनको आप उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हुआ, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 1। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन गुणनखंड में सिर्फ 1 है। यहाँ पे देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 5, 9 को क्या लिखते हैं, 1 into 3 into 3, ठीक है। फिर से 11 क्या लिख सकते हैं, 1 into 11, ठीक है। देखिए 1 के अलावा और कोई संख्या इसमें कॉमन है, नहीं है। तो अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो वह संख्या सअभाज्य संख्या। जब 2 संख्याएं दिया हो, ठीक है, या 2 से अधिक संख्याएं दिया हो, उन 2 से अधिक संख्याओं या 2 संख्याओं में एक के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या सअभाज्य संख्या होती है। अगला जो टॉपिक है वह क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ≠ 0 हो और साथ में P व Q पूर्णांक हो, क्या हो, P व Q
पूर्णांक हो तो यह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या होती है। इसको ध्यान से देखिएगा, P अपन Q के रूप में Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q पूर्णांक, तो पूर्णांक में आप तो कहोगे सर 0 आता है सॉरी, पूर्णांक में 0 आता है, तो 0 इसलिए मैंने Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में 1/0 हो जाए तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या नहीं, ठीक है ना, इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 का आ गया, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल में हम लिखें तो ये क्या होगा? 1/2, 3/4, माइनस का 3, माइनस का 6/7, माइनस का 8 से 1/3, ये सब के सब क्या होंगे? पूर्ण परिमेय संख्या होंगे, क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे, ठीक है ना। यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 लिखा है तो इसके अपन में 1 है, ठीक है ना, तो Q तो 1 हो सकता है ना, 0 नहीं हो सकता है, बाकी 1 2 3 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए लिखा गया P/Q, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q क्या हो? पूर्णांक हो, तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से देखिए परिमेय संख्या ठीक है। अब 9th के सिलेबस में देखिए 9th का जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति में जो दार्शनिक संख्या पद्धति है, उस दार्शनिक संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया? डीपली अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। और इसमें हमने ये देखा कि जो संख्या पद्धति है वह संख्या पद्धति किस प्रकार क्रमबद्ध है और किस नियम से संबंधित है, उनके साथ साथ अंकों से संबंध क्या है और उससे नियम क्या है, ये सारे हम लोग ने इस वीडियो में देख चुका, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ हमने इतना पढ़ा क्या कि संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति के बाद हमने दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में डिस्कशन किया, दार्शनिक संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, और ये क्या है आपके 9th क्लास के पहले चैप्टर संख्या पद्धति में जानना जरूरी था, ठीक है ना, इसलिए हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या तथ्य होंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा, सबको। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।